से बात रूबरू होंगे और उत्तराखंड से पांचों के पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर वो यहाँ आए हैं और इसलिए इनका आज कार्यक्रम भी अन्य है। आपसे बाद में रूबरू होंगे, हम इनका स्वागत करते फिर मुझे जाने की इजाजत। तो उन्होंने उत्तराखंड को पंचम धाम के रूप में, उन्होंने कहा चार धाम तो उत्तराखंड में हैं ही, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, लेकिन पंचम धाम ये सैन्य धाम है, क्योंकि उत्तराखंड के 16% परिवार ये कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं और देश की आज़ादी के बाद जो बलिदान हुए उसमें 6% बलिदान ये उत्तराखंड के हुए हैं। और आज भी उत्तराखंड, हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो उत्तराखंड के हैं, कोस्ट गार्ड के जो चीफ हैं वो उत्तराखंड से हैं, रॉ के जो चीफ हैं वो उत्तराखंड से हैं, DRDO के जो चीफ हैं वो भी उत्तराखंड से हैं। ऐसे तमाम जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील पोस्ट हैं, उन पर आज भी उत्तराखंड प्रत्यक्ष रूप से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं बल्कि 5 धाम हैं और सैन्य धाम के रूप में उन्होंने उसको संज्ञा दी है। उत्तराखंड से ही मैं अपनी राजनीतिक बात भी करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 70 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और लोकसभा की 5 सीटें 55% से अधिक मतों से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती और देश में अंक प्रतिशत, वोट प्रतिशत के हिसाब से उत्तराखंड नंबर 1 पे रहा। और इस बार जो मतदान हुआ है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि पिछली बार अगर 55% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत पड़ा था तो इस बार उससे कहीं ज़्यादा मत ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। अब स्वाभाविक रूप से आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसकी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि आज देश मोदी को चाहता है। तमाम जो देश की युवा पीढ़ी है, जिनकी आकांक्षाओं के पूरे होने का समय आ रहा है, वो आज मोदी जी को चाहते हैं। और जब मोदी जी को चाहने की बात होती है तो कांग्रेस जिसने 55 साल इस देश में शासन किया, मोदी जी को लगभग 55 महीना मिला है, तो जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है हमारी, वो देखती है और 55 सालों के जब काम का जिक्र होता है तो सबसे पहली चीज़ है कि देश का सम्मान और देश की अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को कितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री दिला पाए और देश की अर्थव्यवस्था को कितना उन्होंने मजबूत किया है। 11वें पायदान पर भारत खड़ा था दुनिया में, आज 6ठे स्थान पर पहुंचा है। और भारत की जो विकास दर है आज 7.03% पहुंची है इन 5 सालों में। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात कि विश्व पटल पर भारत की आज स्थिति क्या है। आर्थिक दृष्टि मैंने आपको बताया, लेकिन भारत
आज से 5 साल पहले दुनिया में भारत को जो सम्मान था, आज भारत कहीं पर भी जाता है दुनिया के सामने, पहली बात तो ये कि अपनी पहचान के साथ जाता है। भारत आज भारतीयता को लेकर जाता है और दुनिया के देशों में, चाहे अरब देशों में प्रधानमंत्री जाते होंगे या जिस अमेरिका ने 2004 में प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था देश में आने के लिए, वही अमेरिका आज रेड कारपेट बिछा करके और उनका स्वागत करता है। फ्रांस हो, रूस हो और दुनिया के वो देश जहाँ पर भारतीय रहते हैं, तमाम देशों में आज भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने में सफल हुआ है। पुलवामा के बाद तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि दुनिया के मंच पर चाइना और पाकिस्तान ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। अब लड़ाई और समाधान इस बात का है कि पाकिस्तान को कैसे चाइना से अलग किया जाए और उस ओर भारत बढ़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमारे सैनिकों में वो साहस पहले भी था, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो पहले भी था। एयर स्ट्राइक हुआ तो हमारे पास वो जाबाज सैनिक पहले से थे, सब कुछ पहले से था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये 2012 में हमारे वैज्ञानिकों ने परमिशन मांगा था देश के प्रधानमंत्री जी से। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे एयर स्ट्राइक हुआ होगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल हुआ होगा, उसका प्रयोग हुआ होगा, ये सब कुछ हमारे पास था। लेकिन अगर नहीं था तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसका नितांत अभाव था। अपने ऊपर विश्वास, अपनी सेना के ऊपर विश्वास, वो हमारे पास नहीं था। वो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति वो नरेंद्र भाई मोदी में थी। और इस कारण आज मैंने कहा कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे यूथ को लगता है कि हमारी आकांक्षाओं का भारत, वो सशक्त भारत, वो मजबूत भारत नरेंद्र मोदी तैयार कर सकते हैं। वही उसके लिए एकमात्र चेहरा उनको आज नजर आता है। दूसरी बात कि 9 से 14 का जो कार्यकाल रहा यूपीए का, इंदिरा जी ने भी नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। राजीव गांधी जी ने भी नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। लेकिन अगर हम ये देखें, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें, तो गरीबों के लिए जो पहली चीज़ है कि पूरे देश में आज़ादी के 70 साल हो रहे हैं, आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की एक बहुतायत संख्या है जिनके पास छत नहीं है। पिछले यूपीए के शासनकाल में 25 लाख घर बना करके यूपीए दे पाई और 55 महीनों में 1,30,00,000 घर बना करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए। ये घर भी वो घर हैं जिनमें बिजली, पानी, घर में खाना बनाने के लिए निःशुल्क गैस का कनेक्शन, ईंधन, बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत, जो कहना चाहिए कि जो आवश्यकताएं हैं, जो घर में ज़रूरी चीज़ें हैं, उन ज़रूरी चीज़ों से उनकी पूर्ण उपलब्धता के साथ ये घर उनको दिया गया। 55 सालों में इस देश में
12 करोड़ लोगों के पास गैस के कनेक्शन थे और 55 महीनों में 13 करोड़ नए कनेक्शन गैस के दिए गए। 13 करोड़, उसमें से 7 करोड़ ये निःशुल्क दिए गए। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ टॉयलेट ये निःशुल्क दिए गए। इस तरह से अगर हम देखें, वही हम क्योंकि भारत ये धर्म प्रधान देश है, पर्यटन के क्षेत्र में आप देखिए आज विदेशी पर्यटकों में उनकी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मैं उत्तराखंड का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में 2 साल पहले हमारे यहाँ लगभग पहाड़ों में कभी क्या रेल जाएगी, बद्रीनाथ कभी रेल से जा पाएंगे। आज 16,000 करोड़ की लागत से रेल की लाइन का निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है। काफ़ी काम हो भी गया है। ये 135 किलोमीटर रेलवे लाइन है। अब यहाँ तो 16,000 करोड़ में बहुत बन सकती है, लेकिन पहाड़ों में उसमें से 90 किलोमीटर ये टनल से, सुरंग से, 90 किलोमीटर 135 में से। और उससे आगे बद्रीनाथ जी के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया, केदारनाथ जी के लिए काम सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया। और ऐसी जो हमारा दूसरा मंडल है, कुमायूं मंडल बोलते हैं, वहाँ टनकपुर से बागेश्वर और बागेश्वर से कर्णप्रयाग, यानी कि पूरा इंटरनल पूरा ये पूरा कनेक्शन, इसका पूरा आपस में ये पूरा एक क्या कहना चाहिए, ग्रिड जैसा बन जा, सर्किट बन जाएगा। रेल लाइन का जाल बिछ जाएगा। लगभग 62,000 करोड़ रुपए में ये रेल लाइन का काम ये संपन्न हो जाएगा। भारतमाला योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 9,000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये हमारी जो सीमांत सड़कें जो एकदम बॉर्डर की सड़कें हैं, आप पढ़ते होंगे कई बार अखबारों में कि चीन घुस आया बाड़ाहोती में, कभी अपने बिस्किट के रैपर छोड़ जाते हैं, कभी कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ के फिर वापस चले जाते हैं। वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी हिमालय बहुत ही फ्रेजाइल है, एकदम नया पहाड़ है दुनिया की हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। वो वहाँ पर बारिश के कारण ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, तो ऊपर रेगिस्तान जैसे यहाँ रेगिस्तान है ना, ऐसे ही हिमालय पे भी ऊपर रेगिस्तान है। मिट्टी पूरी बह गई है तो रेत ऊपर रहती है। तो वहाँ तक पहुँचाने का काम ये भारतमाला योजना के अंतर्गत ये काम वहाँ पर हो रहा है। लेकिन टूरिस्ट को जो चाहिए, जो टूरिस्ट बॉर्डर तक जाना चाहता है, आप आश्चर्य करेंगे कि एक नेलांग बॉर्डर है, मैं वहाँ पर गया हूँ, चीन बिल्कुल ऐसे सामने से, ऐसी वैली, अगर वहाँ से वो बम गिराता है तो सीधा हमारे ऊपर गिरता, बाकी कोई जगह ही नहीं है बीच में। ऐसी संकरी वैली है वो, नेलांग वैली। आज वहाँ पर बड़ी दिक्कत थी, 5 किलोमीटर सड़क के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, तमाम दिक्कतें थी उसमें। और जब ये डोकलाम चल रहा था उस समय तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मसला हो गया था। आज वो सड़कें वहाँ पर बनाने की अनुमति भारत सरकार ने, तमाम जो एनजीटी की प्रॉब्लम थी उनको तुरंत बहुत ही विदिन 3 डे उसको दूर करके, और ये काम हो रहा है। और इन सब जगह यात्रियों के लिए भी इसको खोला है। अपने जो देसी यात्री, हमारे स्वदेशी यात्री हैं हमारे देश के, उनके लिए सब इसको खोला है। इस तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। जो हमको जो खर्चीला टूरिस्ट चाहिए, आज विदेशों से भारत में आना शुरू हुआ है अच्छी संख्या में। जयपुर में तो खैर पहले से काफ़ी आते हैं, लेकिन आज उन जगहों पर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में नहीं जा पाते थे, वहाँ पर आज जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे हमारी एक लफ्थल बॉर्डर है, चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ भी सड़कों का काम 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। कटनी कितनी सड़क थी? 7 किलोमीटर सड़क कटनी थी। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर काटना, क्योंकि बर्फ़ रहती है और लोग रहते हैं, तो सड़क टूटती है तो उनको नेपाल होकर फिर जाना पड़ता है। दिक्कतें हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति चाहिए थी कि भाई कोई नहीं, 3 महीने दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है, आप इसको करिए। आप आश्चर्य करेंगे, वो सड़क हमारी 20-22 दिन में बन गई, इतनी तेज। हमने कहा कोई बात नहीं, 20 दिन प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई ये सड़क मुझे
बॉर्डर तक मुझे फ़ोटो चाहिए अपनी देश की गाड़ी की, अपनी सेना की गाड़ी, वहाँ पर मुझे उसका फ़ोटो चाहिए इतने दिन में। वहाँ पर हमारी गाड़ी जाकर खड़ी होगी बॉर्डर पर, बन गई। तो जो इच्छा शक्ति चाहिए और जो प्रायोरिटी चाहिए, प्राथमिकता चाहिए कि देश ये पहले है, देश का सम्मान, देश की सुरक्षा ये पहले है। आज जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग हुआ है, आज दुनिया में भारत चौथे स्थान पर आ गया। आज जो दुश्मन हमारे ऊपर निगाह रखना चाहते हैं, आज हमारे पास ताकत है कि हम 3 मिनट के अंदर अंदर उसे सैटेलाइट को उड़ा सकते हैं। आज हमारे पास, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हमने भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा तो भारत हमारा इलाज करने में आज सफल है। राफेल जहाज भारत, चिनूक भारत में आने प्रारंभ हो गए हैं। राफेल सितंबर में खेप पहुंचनी प्रारंभ हो जाएगी। उसके लिए जो प्रशिक्षित पायलट चाहिए वो पायलट हमारे प्रशिक्षित हो गए हैं। और इसलिए देश की चाहे सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा हो, आर्थिक समृद्धि हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं का भारत होगा जिसको नया भारत, और देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे, जब भारत अपनी डायमंड जुबली मना रहा होगा आज़ादी की, उस समय के भारत का चित्र क्या होगा वो प्रधानमंत्री जी के सामने स्पष्ट है। करप्शन के लिए जनधन खाते, पैसा भी आया और आज पैसा सीधा अकाउंट। पहले गरीब का पैसा बीच में कोई खा जाते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 15 पहुँचता है गाँव तक, 85 रुपये कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आज वो पैसा 100 रुपये चल रहा है, 100 रुपये पहुँच रहा है। तो उसके लिए जो तंत्र विकसित करना चाहिए और उसके लिए जो स्पष्ट सोच चाहिए कि हमको क्या करना है और हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो आज स्पष्ट है। और इसलिए आज देश मोदी जी को मांग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, और जो मैं कल से यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ युवाओं से भी मेरी बातचीत हुई जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं फिर दोहराएगा। राजस्थान अपने आप को फिर दोहराएगा, ऐसा मुझे लगता है। कि युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, ये कोई, एक तो पहले बताओ कि नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रदेश है ये सीमांत प्रदेश है, और इसलिए हमारा ये मानना है कि सेना के साथ साथ वहाँ पर स्थानीय लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने सरकार बनाते ही पहला हमने एक आयोग बनाया, उसका नाम दिया ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग। पलायन को रोकने के लिए उस पर बहुत अच्छा अध्ययन हमारे यहाँ हुआ है, और अध्ययन के बाद लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार की खोज में बाहर जाते हैं। हमने जो इन्वेस्टर समिट किया अक्टूबर 18 में, 7-8 अक्टूबर को, उसमें हमारे 1,24,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए। राज्य में अभी तक 17-18 सालों में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। वो भी अटल जी ने एक विशेष पैकेज दिया था 2003 में। उस पैकेज के तहत वहाँ पर ये 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। इस समय 1,24,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जिसमें 40,000 करोड़ केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। दूसरी बात, 13,500 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 5 महीनों में, 4.5 महीनों में ही, अब तो 6.5 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, लेकिन 4-4.5 महीनों में ही 13,500 करोड़ रुपया ग्राउंड पर आ गया है, और इससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक इन 2 सालों में मैंने अभी यूथ के सामने रूबरू बात किया, 15,000 यूथ मेरे सामने था, और 12,000 यूथ से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से मैंने बातचीत उनके साथ किया। उनके सामने मैंने सब कुछ रखा कि हमने कहाँ पर कितना रोजगार, कितना स्वरोजगार हमने दिया है, और वो सारा बिल्कुल पूरे ट्रांसपेरेंटली। जब 2 साल पूरे हो रहे थे, 2 साल पूरे होने से 12 दिन पहले मैंने उनको पूरा हिसाब दिया कि हम रोजगार के लिए कितना रोजगार दिया है और कहाँ पर हमारी भविष्य की रोजगार की संभावना है। यूथ ने मुझे क्वेश्चन किए, मैंने उनका जवाब दिया। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमने पहाड़ों में एक पेड़ होता है, उसको बोलते हैं चीड़, पाइन नीडल, पाइन ट्री होता है। ये हमारे यहाँ 27% है, और ये जब आग लगती है जंगलों में तो ये पेट्रोल की तरह जलता है, पेट्रोल की तरह संभालना मुश्किल हो जाता है। पिछली बार
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उसको बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाया। आज हमारे साइंटिस्ट ने हमने उस पर रिसर्च करवाई, देहरादून में ही रिसर्च हुई, उससे डीजल बन रहा है, उससे टर्पिन ऑयल निकल रहा है, और जो बायोमास बच जाता है उससे बिजली बन रही है। अभी हमने 50 करोड़ के टेंडर हमारे अभी निकले हैं। दूसरा, पहाड़ों में जो खेत है, पानी नहीं चढ़ता हिल पर, टॉप जगहों पर, तो हमने वहाँ पर सोलर प्लांट के लिए परमिट किया, और अभी हमारी 800 करोड़ के 1200 करोड़ के टेंडर हमने अभी हमारे आए हैं, ताकि जो पहाड़ों में जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, पलायन हो रहा है, तो वहाँ पर हम उन खेतों को कंस्ट्रक्टिव वे में उनका उपयोग कर सकें। जंगल हो रहे हैं, उनमें जंगली जानवर हो रहे हैं, उसमें जंगली जो जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसे झाड़ें हैं उसमें इस्तेमाल हो रही, कटीली झाड़ियाँ पैदा हो रही हैं। तो हमने वहाँ पर ये सब किया है। उसमें हमारे 50,000 लोगों को तो केवल पाइन नीडल जो है 150 मेगावाट उससे बिजली पैदा होगी, और 50,000 लोगों को उसमें रोज़गार देने की ताकत है। बहुत सस्ता है। अगर किसी के पास अपनी 2000 स्क्वायर मीटर लैंड है, तो उसमें वो आराम से 10 लोगों को भी रोज़गार दे सकता है। उसकी पत्ती की जो कीमत रखी है हमने 2.5 से 3 रुपये किलो रखा है, तो उसको हमने महिलाओं को दिया है। महिलाओं के समूह बना करके वो उसको कलेक्ट करेंगी, ताकि पैसा महिला की माँ की जेब में जाएगा, महिला की जेब में जाएगा, तो उसका अच्छा सदुपयोग, बेहतर सदुपयोग होगा। ये सोचकर हमने उसको महिलाओं को उसमें प्राथमिकता दिया है। तो उससे जो रेजिन है, जो लीसा होता है, जो चीड़ का जो पेड़ होता है, उसमें से रेजिन निकलता है। देखिए अब ये प्रज्ञा के साथ क्या हुआ, ये तो प्रज्ञा जी समझ सकती हैं, या वहाँ पर जो लोग रहे होंगे उन्होंने उनके साथ किस तरह से व्यवहार हुआ। निश्चित रूप से उनके साथ व्यवहार तो ठीक नहीं हुआ है। जो जिस संकट में वो रहीं, और जो जेल के दौरान भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें आती थी, तो वो तो ठीक नहीं थी। उसका कारण क्या था, ये तो वो लोग बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मित्रों, आज जो एक तो पहली चीज़ है कि उनको रजिस्टर्ड हों। जब पिछली बार जब दुर्घटना हुई थी 2013 में, तो रजिस्ट्रेशन नहीं था। लोग जाते थे, कितने हैं क्या है, अनुमान के तहत था। आज हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, डी रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि हमने ये तय किया है, क्योंकि इस बार बहुत अधिक बर्फबारी हुई है, बहुत ज़्यादा। केदारनाथ में 32 फुट तक बर्फ़ है इस समय, कुछ जगहों पर 32 फुट तक। तो हमने एक तय किया कि हम देखेंगे वहाँ, क्योंकि इस समय पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, उतने ही लोगों को वहाँ पर परमिट करेंगे कि जितनी वहाँ पर व्यवस्था है इस समय, जो वहाँ पर व्यवस्था है। खान पान की व्यवस्था हम पहले 5-6 दिन के लिए पूरी गवर्नमेंट की तरफ से हम कर रहे हैं, कि ताकि लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, इस बार ऐसा ज़रूर लग रहा है कि थोड़ा हमको केदारनाथ जी में विशेष करके, बाकी जगह तो ऐसी कोई चिंता नहीं है। केदारनाथ क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी है, तो उस पर हम थोड़ा सा इस बार, कल ही सुबह हम लोग बैठे थे, तो उसको रेगुलेट करने की कुछ सोच रहे हैं। बाकी वहाँ पर व्यवस्थाएँ, आवास की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, अलाव की भी व्यवस्था रहती है, और हमारा जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, उसके जो स्वयंसेवक हैं वो वहाँ पर रहते हैं। बद्रीनाथ में, केदारनाथ में पिछली बार हमने जो एक कार्डियक यूनिट वहाँ पर गठित किया था, इस बार भी हम बद्रीनाथ में भी, पिछली बार बद्रीनाथ में नहीं था, तो बद्रीनाथ में भी एक स्पेशल यूनिट जो पूरे यात्रा के 6 महीने वहाँ पर रहेगी। किसी का अस्वस्थता होती है। दूसरी, हम एयरलिफ्ट करते हैं। हमने उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है, कि बाई चांस कोई ऐसी दिक्कत होती है तो इमरजेंसी में उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है।